नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब और दिल्ली की सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। कहा गया है कि दोनों राज्य सरकारों ने एक दूसरे से सीखने के लिए यह समझौता किया है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वजह से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। भगवंत मान दिल्ली के दौरे पर आए थे और यहाँ उन्होंने स्कूलों के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों की व्यवस्था भी देखी और इसी दौरान ये समझौता किया गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि भगवंत मान ने समझौते पर नहीं बल्कि सरेंडर दस्तावेज पर साइन कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही बात शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कही। बादल ने कहा, ये समझौता करके भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इसी समझौते की आलोचना की और कहा कि केजरीवाल पंजाब की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी इस समझौते को एक राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस समझौते से पंजाब और दिल्ली दोनों को फायदा होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने बिल्डर और फिल्म फाइनेंसर यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया, जिनकी हाल ही में जेल में मौत हो गई थी। राउत के अनुसार लकड़ावाला को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में और डी कंपनी के साथ उसके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था। राउत ने इस मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। राउत का कहना है कि ईडी ने यूसुफ लकड़ावाला के तमाम खातों की जांच की, पैसा कहां से आया, कहां गया, लेकिन ईडी ने यूसुफ लकड़ावाला द्वारा नवनीत राणा को भेजे गए पैसे की जांच नहीं की। ईडी उनसे कब पूछताछ करेगी? कोई नवनीत राणा को बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है हाल ही में महाराष्ट्र में हुई घटनाओं में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के मामले में बवाल बढ़ गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर से बुधवार को अलवर में आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली शहीद स्मारक कंपनी बाग से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए निकाली गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने के लिए जिम्मेदार नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। आक्रोश रैली में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। इस मामले में बीते दिनों में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से मंदिरों को गिराने की ये कार्रवाई की गई थी। कुल 3 मंदिरों को गिराया गया था। विवाद बढ़ने के बाद अलवर के जिला प्रशासन ने कहा था कि वो अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान गिराए गए इन तीनों मंदिरों को फिर से बनाएगा। मंदिरों को गिराने की कार्रवाई 17 अप्रैल को हुई थी। रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद या हिंदू महापंचायत पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी। पुलिस ने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को डांट लगाई थी। रुड़की के पास डाडा जलालपुर में ये धर्म संसद या हिंदू महापंचायत प्रस्तावित थी। महापंचायत के आयोजक इसे कराने पर अड़े हुए थे, जबकि पुलिस ने इसके लिए लगाए गए तंबुओं को उखाड़ दिया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हिंदू महापंचायत के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हरिद्वार जिले के एसएसपी ने कहा कि जहां पर हिंदू महापंचायत का आयोजन प्रस्तावित है उसके 5 किलोमीटर के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। एसएसपी ने कहा कि इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 33 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें काली सेना के प्रमुख दिनेशानंद भारती और उनके 6 समर्थक भी शामिल हैं। दिनेशानंद भारती ने ही हिंदू महापंचायत के आयोजन का आह्वान किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत से कुछ वैश्विक कंपनियों के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत में जो कंपनी काम कर रही थी वो बाहर चली गई हैं। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। राहुल ने आगे लिखा कि मोदी जी हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उम्मीद के साथ पत्र लिखा है कि वो बीजेपी के नियंत्रण वाली सरकारों से नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। एक खुले पत्र में उन लोगों ने लिखा है, हम देश में नफरत से भरे विनाश के हालात देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं बल्कि खुद संविधान भी है।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 108 लोगों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के.ए. नायर शामिल हैं। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उनका मानना है कि खतरा अभूतपूर्व है और दांव पर सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और आचरण नहीं है, बल्कि बेजोड़ सामाजिक ताना बाना जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है और जिसे हमारे संविधान को इतनी सावधानी से संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसके फटने की संभावना है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ियों वाली टीमों को कथित तौर पर प्रवेश नहीं देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खंडवा शहर सांप्रदायिक उन्माद के तनाव से उबरने का प्रयास कर रहे खरगोन से लगा हुआ है। खंडवा से बीजेपी के युवा विधायक देवेंद्र वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य सूत्रधारों में शामिल हैं। पिछले 2 साल कोविड और उससे 2 साल पहले भी किन्हीं कारणों से टूर्नामेंट नहीं हो सका था। इस बार टूर्नामेंट आरंभ होते ही बड़ा विवाद हो गया है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले क्रिकेटरों ने खंडवा के डीएम अनूप सिंह को बाकायदा एक ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है कि सुनियोजित ढंग से आयोजकों ने उन टीमों को टूर्नामेंट में प्रवेश नहीं दिया है जिनमें मुस्लिम खिलाड़ी हैं। उधर आयोजन समिति दावा कर रही है कि कुल 32 टीमों को टूर्नामेंट में शामिल किया जाना था। पहले आओ पहले पाओ पद्धति पर टूर्नामेंट में उन टीमों को जगह दी गई है जिन्होंने समय रहते आवेदन कर दिया है। आयोजकों का दावा अपनी जगह है, लेकिन कड़वा सच ये है कि जिन 32 टीमों को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी गई है, उन टीमों में एक भी खिलाड़ी मुस्लिम नहीं है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के फिर से तेजी से मामले बढ़े हैं। पिछले एक दिन में देश में 2,927 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के 2,252 मरीज ठीक भी हुए हैं और 32 लोगों की मौत हुई। फिलहाल सक्रिय मामले भी बढ़कर 16,279 हो चुके हैं। पाकिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नए विदेश मंत्री की शपथ लेंगे। उनकी बहन बख्ताबर भुट्टो ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गठबंधन सरकार में आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हमें उन पर बहुत गर्व है। वो पहले ही संसद में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और हमेशा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर डटे रहे। इस सफर की गवाह बनने के लिए उत्सुक हूँ। रूबल में भुगतान नहीं करने के कारण अब रूस, पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करने जा रहा है। पोलैंड और बुल्गारिया ने कहा कि रूस की ओर से गैस आपूर्ति 1-2 दिन में बंद हो जाएगी। बता दें, रूस की ओर से कहा गया था कि उन्हें रूबल में भुगतान करना होगा। ऐसा ना करने पर आपूर्ति रोक दी जाएगी। दोनों ही देशों ने रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह कदम उठाया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।